सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। सो आज 3 सितंबर 2020 है। डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। सो अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। 7 सितंबर से क्रैक प्रीलिम्स सुपर सीरीज़ शुरू हो रही है करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग पूरे 1.5 साल के करंट अफेयर्स के पॉसिबल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2020 के लिए। अगेन दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। इसके अलावा आपके दूसरे जैसे अभी डेली करंट अफेयर्स का कोर्स भी आपका चल रहा है। यूज़ दिस कोड SP लाइव, कोड का इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और इस पर आप मेरे कोर्सेज पूरे 1 साल या 2 साल के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ में दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके पास बेनिफिट क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड है, पर्सनल कोच है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक है। सो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल। इसमें आपको बेनिफिट भी है। अगेन इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड SP लाइव, अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। सो आप अपना अटेंडेंस जरूर से दें, अपना नाम भी जरूर से बताएं, कहाँ से ये भी जरूर से बताएं। पहला टॉपिक देखते हैं, एनुअल लीडरशिप समिट USISPF, ये याद रखना है। सो ये पहले तो इसका फुल फॉर्म याद कर लो। फुल फॉर्म क्या है इसका? US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम है ये। US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम, ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम क्या है? इंडिया और USA के बीच का जो पार्टनरशिप है उसको बेटर किया जाए। साथ में जो पॉसिबल एरिया थीम, जिन एरिया या थीम में दोनों देश आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है, इस एरिया में इनको काम करना। तो थीम जो है इस बार का क्या है? US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। सो कई सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे इस बार की जो अभी ये पार्टनरशिप होगी। क्या है? इंडियाज़ पोटेंशियल इन बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया किस तरीके से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के गैस मार्केट में क्या है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे कि FDI अट्रैक्ट की जा सकती है। कॉमन अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं टेक स्पेस में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इशू की बात की गई है। इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ और दूसरे जो एस्पेक्ट है ना, इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ एंड अदर्स। नेक्स्ट है गुड क्वालिटी टेक्सटाइल। अब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई, MOU साइन किया गया है और किसके किसके बीच में? टेक्सटाइल कमेटी इंडिया और निस्कैनन क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर जापान के द्वारा। देखो किसी भी जगह में, जैसे सपोज करो जापान है या इंडिया है, अगर इंडिया टेक्सटाइल में अच्छा है तो जापान का जो मार्केट है उसमें जो टेक्सटाइल की क्वालिटी या डिमांड होगी वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। मतलब अगर हम अपने टेक्सटाइल पर बेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी पर भी कदम उठाने पड़ेंगे। सो ये जो MOU के तहत है, निस्कैनन क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर है, इसका काम क्या रहेगा? ये बेसिकली प्रयास करेगी, टेस्टिंग और इंस्पेक्शन करेगी सर्विस प्रोवाइडर्स इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर टेक्सटाइल एंड एपरल प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल है। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपने सुना हो कई प्रकार के, इवन रोड बनाने के लिए इन टेक्सटाइल का इस्तेमाल होता है। पूरा टेक्सटाइल होती है और इसको पूरा रोड में डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर जो भी ये चीज़ें होती है रोड बनाने के लिए वो डाला जाता है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहाँ भी ये टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, फंक्शनल टेक्सटाइल्स हैं, इनके दूसरे कई उपयोग होते हैं जिसके लिए इनका इस्तेमाल आपका किया जाता है। वी कॉल इट एज गुड क्वालिटी टेक्सटाइल। सो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड फॉर साइनिंग ऑफ MOU साइन किया गया है किसके किसके बीच में? आपका टेक्सटाइल कमेटी और निस्कैनन क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट है कर्मयोगी योजना। ये कर्मयोगी योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है। इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में एक सेपरेट सेशन भी करेंगे, बट ब्रीफ में हम लोग अभी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे कर्मयोगी योजना का काम क्या है, इसका एम क्या है? इस कर्मयोगी योजना के तहत अगर आप देखते हैं तो जैसे एक तो प्री रिक्रूटमेंट है, आपने जो रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स है वो आप कर रहे हो। रिक्रूटमेंट के बाद क्या रिफॉर्म्स हैं, ये इस कर्मयोगी योजना के तहत फोकस किया। जैसे कहा जाता है रूल बेस्ड नहीं, रोल बेस्ड रिफॉर्म्स की बात की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है सरकार में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है टू इक्विप देम विथ डोमेन, उनके बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, उसको इम्प्रूव किया जाए जिससे कि वो बेटर सिविल सर्वेंट बन सकें। और इसके लिए काफ़ी कुछ अमाउंट भी आपका असाइन किया गया है। और अगर एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹431 पर सिविल सर्वेंट विल बी चार्ज बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल।
और ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड SPV जो सेटअप किया गया है 100% गवर्नमेंट ओन्ड होगा and will be set up to own and operate the online platform, facilitate digital learning. टोटल जो आउटले होगा वो ₹510 करोड़ का होगा. सो प्राइम मिनिस्टर्स HR काउंसिल इसकी अपेक्स बॉडी है जो कि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग रिफॉर्म्स को देखेगी कि किस तरीके से हम अपने सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट है जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज. तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU को फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज. जियोलॉजी मेनली जैसे रॉक है उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, रॉक की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे, ये पाए जा सकते हैं. सो ये MOU बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड. तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे इंडिया और फिनलैंड के बीच में कोऑपरेशन होगा और इसमें कई एरियाज़ में दोनों कोऑपरेट करेंगे. जैसे इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी ट्रेनिंग है, सुटेबिलिटी एनालिसिस है, मॉडलिंग है, सिस्मिक जो भूकंप या जो सिस्मिक वनरेबिलिटी है उसको देखना, उसके जो आपका जियोफिजिकल सर्वे है किस प्रकार का टोपोग्राफी उसका पूरा सर्वे करना, ये सारे प्रयास आपके इसके तहत दोनों देश इस पर कोऑपरेट करेंगे. इसका एम अगेन ये है कि जो म्यूचुअल इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट डिराइव किया जा सके इन दोनों फील्ड में, जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज के फील्ड में जब कोऑपरेट करेंगे तो जो बेनिफिट्स है, इकोनॉमिक है, सामाजिक है, एनवायरमेंटल है, उसको डिराइव किया जा सके. अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, कैसे जियोलॉजिकल डेटा का मैनेजमेंट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, डिसमिनेट किया जाता है, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग को प्रमोट करना जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज के एरिया में. फिर है गवर्नमेंट हैड बैन्स 118 मोर चाइनीज़ ऐप. तो लगभग 118 नए ऐप्स बैन किए गए हैं इंक्लूडिंग पबजी की बात की जाए उसके मतलब अलावा भी आपके कई सारे जो ऐप्स हैं उनको बैन किया गया. तो यहाँ पे जो हमें समझना है, हमें जो जानना है वो है सेक्शन 69A. इसके तहत इसको बैन किया गया. सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात की जाए जो कि अगेन प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 इसके तहत है. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये 69A क्या कहता है. 69A कहता है IT एक्ट 2000 का ये इंट्रोड्यूस किया गया था, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय IT एक्ट का ये पार्ट है. 2008 में इस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, तब आपका ये 69A आया था. ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि कोई भी जो पब्लिक एक्सेस है उसको ब्लॉक करना, किसी भी एनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन या कोई वेबसाइट हो, मोबाइल ऐप हो, अगर वो सपोज़ करो कोई वेबसाइट अगर थ्रेटन करती है इंडिया के डिफेंस को, सोवेरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, दूसरे देश के फ्रेंडली रिलेशन को, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन कंट्री के साथ, या पब्लिक ऑर्डर को, ऐसे ऐप वेबसाइट को बैन किया जा सकता है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000. ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है न्यू चेंजेस इन कतारी लेबर लॉ. कतर में भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं, कतर में काम करते हैं और उन्हें क्या होता है कि जब वो काम करने जाते हैं तो उन्हें अपना पासपोर्ट देना पड़ता है. अगर वो दूसरे किसी एम्प्लॉय के जाते हैं तो उनको प्रॉपर परमिशन लेना पड़ता है. अगर वो अलाउ नहीं करेगा जो उनका पहले का एम्प्लॉय है तो वो नहीं काम कर सकते हैं. तो एक कफाला सिस्टम फॉलो करते हैं. मतलब अगर ये दूसरे की जगह काम करेंगे, किसी दूसरे के पास काम करेंगे तो इन्हें प्रॉपर NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये सब चीज़ों को हटाया गया है. अब क्या किया गया है कि जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ा के 25% इंक्रीज किया गया है और ये $274 किया गया है. कफाला सिस्टम को हटाया गया है. कोई NOC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर कोई जाना चाहता है तो नोटिस देके, अगर पुराना एम्प्लॉय है तो 2 महीने का नोटिस देके, अगर नया एम्प्लॉय है तो 1 महीने का नोटिस देके वो जा सकता है. फर्दर ये आपका जो अमाउंट है, जो वेजेस है, उनको भी बढ़ाया गया. तो ये सर्टेन चेंजेस आपके कतारी लेबर लॉज में देखने को मिला है. चाइना यूजिंग कोर्सिव टैक्टिक्स इन परस्यूट ऑफ टेरिटोरियल मैरीटाइम क्लेम्स. तो चाहे आप ईस्ट चाइना सी की बात कर लो या साउथ चाइना सी की बात करो, तो इन जगहों में चाइना अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स प्रिपेयर कर रहा है, वहाँ के रिसोर्सेज पर उसकी नज़र है, अपने पेट्रोलिंग इंक्रीज़ कर रहा है, जो आइलैंड्स हैं, रीफ्स हैं, उनको मिलिटराइज कर रहा है, अपने प्रेजेंस को इंक्रीज. उसका एम सिर्फ यही है कि जो मिनरल्स, ऑयल्स, नेचुरल रिसोर्सेज उस एरिया में है उस पर वो कब्जा कर सके और उसका भी हिस्सा हो सके. और पूरा का पूरा साउथ चाइना पे वो क्लेम करता है. वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई, ताइवान जो है उसके काउंटर क्लेम भी करते हैं, बट उसको इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है. वो अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में इंक्रीज़ भी लगातार कर रहा है.
कैबिनेट अप्रूव जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल। सो जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बिल जिसको अप्रूव किया गया है, तो पहले उर्दू और इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, अब इन एडिशन टू दीज टू लैंग्वेजेस आपकी कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी रखा गया। तो बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। सो कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी अब ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की होंगी। AIR स्कैनर एंड इंडियन अल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर, तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है। तो AIR स्कैनर कुछ इस प्रकार का है, ऐप है जो कि स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको स्कैनिंग करनी है कुछ, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो AIR स्कैनर है, IIT बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट है 27 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके बनाए जा रहे हैं। जैसे देखो, कोई फार्मर है, अगर वो कुछ डेवलप करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, वो एक पेरिशेबल आइटम है। अगर आपने उसको नहीं सही से किया वो ख़राब हो जाएगा, मतलब उसको आपने कोल्ड स्टोरेज नहीं प्रोवाइड किया तो वो ख़राब हो जाएगा। सो कोल्ड स्टोरेज का आपको ज़रूरत है। विदाउट कोल्ड स्टोरेज जो आइटम्स हैं, उन आइटम्स को आप ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते हो। सो डेवलप भी किया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत ये कोल्ड स्टोरेज डेवलप भी किए जा रहे हैं कई प्रकार के, और ये फार्मर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को वो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसको भी वो सेल करते हैं वो शुरुआत में बाय नहीं करता। जब उनका पूरा ख़राब हो जाता है, ख़राब होने की कगार में आ जाएगा, तो वो फिर बाय करने आ जाते हैं और कहेंगे हम आपको इतना ही पैसा देंगे। तो फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो उनके पास अगर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो अपने जो सेल राइट है, मतलब कब सेल करना है, कितने में सेल करना है, उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और भारत सेल्फ रिलायंस की तरफ मेनली आगे बढ़ेगा, फार्मर की इनकम इंक्रीज़ होगी, फ्रूट्स वेजिटेबल सेक्टर में भी हमारा ग्रोथ हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस स्कीम की बात करो, जिसे हम संपदा योजना कहते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके तहत मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेप्शन फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फूड सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये सब चीज़ें आपकी की जा रही हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है रोबोट रक्षक। अब देखो, रोबोट रक्षक आपको याद रखना है, तो ये रेलवे के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, हेल्थ असिस्टेंट रोबोट रक्षक है ना, जो कि हेल्प करेगा। जैसे ये बेसिकली हेल्प करेगा किनके बीच में, जितने भी ये रोबोट रक्षक है और जो हॉस्पिटल स्टाफ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए ये हेल्प करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, रोबोट रक्षक। नेक्स्ट है बैंक फ्री टू रिस्ट्रक्चर लोन। कोर्ट ने अभी हाल में ये जजमेंट दिया। अभी आपको सभी को पता होगा कि EMI जो देनी थी, उस EMI की उसको मतलब मोरेटोरियम है, मतलब कुछ समय के लिए टाल दिया गया। अब क्वेश्चन ये आ रहा था, ये कहा गया कि जो जिन महीनों के लिए EMI को टाला गया है, हो सकता है उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया जाए, जो कि एक्स्ट्रा बर्डन ऐड कर देगा। कोर्ट ने कहा कि जितने भी समय के लिए आपने EMI टाला है, वो तो आप चलो EMI तो आप लोगे, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो आप चार्ज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपकी कही गई है। फ़िलहाल बैंक्स के पास ये राइट है कि वो चाहें तो रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं लोन को। नेक्स्ट जो है, सऊदी अरेबिया ग्रांट्स अप्रूवल फॉर UAE इजराइल फ्लाइट्स टू यूज़ इट्स एयर स्पेस। तो मैंने आपको पढ़ाया था, द हिंदू में भी पढ़ाया था, UAE और इजराइल के बीच का एक आपका एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसके तहत UAE इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, और है ना, और जो है इजराइल ने कहा कि वो वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन रोकेगी। अब UAE के साथ एक अच्छा रिलेशन होने के साथ साथ अलग अलग जो GCC की कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी एक ऑप्शन आपका खुल जाता है। सऊदी अरेबिया के साथ भी एक रिलेशन बेटर हो रहा है, क्योंकि इन देशों को अब ज़रूरी ये है, इनको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अब दुनिया जाएगी। इनके पास जो ऑयल है अब उस पर दुनिया डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो अगर ये अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं करते, तो फ्यूचर में इनका सारा जो भी इकोनॉमिक का जो भी इनका पावर है वो पूरे तरीके से चला जाएगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं इजराइल USA से बेटर रिलेशन डेवलप करने के। इसी के तहत पहले जब भी कोई फ़्लाइट इजराइल को जाती थी सऊदी अरेबिया, तो वो अलाउ नहीं होता था। अब इस चीज़ को सऊदी अरेबिया ने अलाउ किया है कि जिससे कि बेटर रिलेशन इनके बीच बन सके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फ्री स्पीच लॉ। अब देखो, यहाँ पे जो प्रशांत भूषण है उनकी बात कही गई है कि उन्हें क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत 1 रुपये की फ़ाइन की गई है। तो कहा गया कि जो कदम उठाया गया है ये सही नहीं है, इंटरनेशनल जो फ्री स्पीच लॉ है उसके तहत अगर देखा जाए। और ये कहा भी किसके द्वारा गया है, ये इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लॉ गारंटीड है बाय इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स,
जिसका इंडिया पार्ट है उसके खिलाफ ऐसा कहा गया। लेकिन हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पे जो हमें समझना है वो है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट क्या है। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक स्टैंडिंग ग्रुप है, 60 एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, सीनियर जजेस, अटॉर्नी, एकेडमिक्स इसका पार्ट है। वो वर्क करते हैं डेवलप नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएं। और जो कमिश्नर्स जो इसका पार्ट है उनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, फंडामेंटल कमिटमेंट्स है ह्यूमन राइट्स के प्रति। इसमें अगर देखा जाए जो कंपोजिशन इस कमीशन का, इसका एम है टू रिफ्लेक्ट द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। रिप्रेजेंटेशन इसका डाइवर्सिफाइड है। इसका सेक्रेटेरिएट जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और सेक्रेटेरिएट एंड कमीशन अंडरटेक एडवोकेसी एंड पॉलिसी वर्क, जिससे कि रोल ऑफ लॉयर और जजेस के रोल को स्ट्रेंथन किया जा सके इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, इसके तरफ किया जा सके। नेक्स्ट है न्यू पोलियो आउटब्रेक इन सूडान कॉज्ड बाय ओरल वैक्सीन। अब एक केस आपका सूडान में देखने को मिला है पोलियो का, जो कि वायरस की वजह से। अभी इसमें कहा गया कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वैक्सीन जो इस्तेमाल, देखो वैक्सीन के अंदर भी क्या है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो जिस बीमारी को कॉज करता है वो वीक या इनएक्टिव फॉर्म में आपका दिया जाता है, वीक या इनएक्टिव फॉर्म में आपको दिया जाता है। सो अगर आपने उसको प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया है और उसको ज़्यादा दे दिया या जो भी सर्टेन प्रिकॉशन वैक्सीन में रखना चाहिए वो आपने नहीं लिया है, तो फिर उस वैक्सीन को जैसे ही आप दोगे तो उस वैक्सीन से ही लोगों को डिजीज़ हो जाएगा। तो ये देखने को आपको मिल रहा है। सूडान में जो केस है वो वैक्सीन के द्वारा ट्रांसफ़र हुआ है पोलियो का। नेक्स्ट है इंदिरा 2020। इंदिरा 2020 क्या, इंडिया और रशिया के बीच की नेवल एक्सरसाइज है और ये आपका मलक्का स्टेट के पास अंडमान सी में आपका होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि जो पासेक्स है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो किसके किसके बीच में आपका किया गया है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। मलक्का स्टेट बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है और ये इंदिरा 2020 जो कि नेवल एक्सरसाइज है वो कि आपकी हेल्ड की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं वो है रोबोट कॉल्ड स्पॉट। ये एक रोबोट है जिसका नाम स्पॉट है। अगर आप पिक्चर में देखोगे दिस इज़ द रोबोट। तो ये एक रोबोट है जो कि ये मेज़र कर सकता है बॉडी टेम्परेचर को, ब्रीथिंग रेट्स को इन पीपल फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही उनकी बॉडी टेम्परेचर या ब्रीथिंग रेट को ये देख सकता है और टेस्ट इट इन पेशेंट्स विद कोविड-19 सिम्टम्स। होप द इनोवेशन कैन रिड्यूस द रिस्क फेस्ड बाय जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, है ना। मतलब क्या है कि जैसे जो भी पेशेंट है उसके पास जाते हैं जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स, तो वो वनरेबल हो जाते हैं। तो अगर ये रोबोट ही सारा टेम्परेचर और ब्रीथिंग ये सब देख लेगा तो ये फ़ायदा रहेगा। तो ये स्पॉट नाम का ये रोबोट है और ये MIT के द्वारा डेवलप किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड विच फॉर्मर क्रिकेटर एंड इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन लीसा सिंह एज अ ट्रेड एनवॉय फॉर द एडवांसिंग बिजनेस टाइज विथ इंडिया। तो आपके ये मैथ्यू हेडन है, इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड नेशनल मॉर्निंग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। सो इनका बहुत अच्छा रिलेशन बांग्लादेश के साथ भी था, तो इसलिए बांग्लादेश ने ये डिक्लेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा 2020 बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज किसके किसके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में है। कहाँ हुई है, तो मैंने अभी आपको बताया है कहाँ पे यह एक्सरसाइज आपकी हुई है। सो आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ दिस कोड SPLIVE। 7 तारीख से बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी में। द कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। 1.5 साल का करंट अफेयर्स के MCQs हम लोग करेंगे प्रीलिम्स 2020 के लिए। पूरा पॉसिबल जितने भी MCQs है, डिराइव्ड स्टैटिक MCQs है, सब कुछ हम लोग करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।